हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का। पार्लियामेंट, जो कि हमारी संसद, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, क्या होता है संसद में, कितने सदन होते हैं, उनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़, मतलब पूरा कंप्लीट पार्लियामेंट। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में। देखिए, शुरू करते हैं। The parliament is the legislative organ of the union government. ठीक है, it occupies a preeminent and central position in Indian democratic political system due to adoption of parliamentary form of government, also known as Westminster model of government. अब क्यों पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की वजह से पार्लियामेंट हमारे इंडिया में है। आर्टिकल 79 to 122, इमेजिन कर सकते हैं आप, 79 to 122, मतलब कि कितना बड़ा टॉपिक है। ठीक है, कितना कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक, उसके अंदर सब टॉपिक और एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो पार्लियामेंट को जरूर पढ़ें। ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो चैप्टर है उसके अंदर आता है। ठीक है, टॉपिक तो देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्टिकल 79 to 122 इन पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड सो ऑन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये सब डील करते हैं आर्टिकल 79 to 122। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, अब 3 लोग पार्लियामेंट को बनाते हैं। कौन कौन? पहला प्रेसिडेंट, दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब कि राज्यसभा, अपर हाउस जिसको बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा जिसको बोलते हैं लोअर हाउस। इन 1954 द हिंदी नेम्स राज्यसभा एंड द लोकसभा वर adopted by council of states and the house of the people respectively. The Rajya Sabha is the upper house, second chamber of house of the elders, and the Lok Sabha is the lower house, first chamber of the people house, the popular house. ठीक है, the former represents the state and union territories of India, Indian Union. ठीक है, जो पहले वाला यानी कि राज्यसभा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो फॉर्मर रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, वाइल द लेटर रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एज ए होल। ठीक, though the president of India is not a member of either house of parliament and does not sit in the parliament to attend its meetings, he is an integral part of the parliament. This is because a bill passed by both the houses of parliament cannot become law without the president assent. ये सब मैंने आपको प्रेसिडेंट का पार्ट जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था। ठीक है, तो डिटेल में आपको पढ़ना हो तो आप मेरे पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, he also performs certain functions relating to the proceedings of parliament. फॉर एग्जाम्पल, ही समन एंड प्रोरोज बोथ द हाउसेज, डिजॉल्व द लोकसभा। ये सब मैंने बताया था, ये प्रेसिडेंट की पावर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर प्रेसिडेंट की, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, both the houses issues ordinance, article 123, when they are not in session, so on. In this respect the framer of the constitution relied on the British pattern. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किससे मतलब क्या कहते हैं, इंस्पायर्ड है ब्रिटिश पैटर्न से। रेदर देन द पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा ब्रिटिश पैटर्न से इंस्पायर है, रेदर देन द अमेरिकन पैटर्न। इन ब्रिटेन द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ क्राउन, kings or queen, the house of the lord upper house and the house of the commons lower house. By contrast, the American president is not an integral part of the legislature. बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, in USA the legislature, which is known as the Congress, consists of Senate, the upper house, and the house of the representatives lower house. ठीक है, वहाँ से मिलकर बनती है, वहाँ पार्लियामेंट का पार्ट प्रेसिडेंट नहीं होता है। ठीक है, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एम्फसाइजेज ऑन द इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। अब दोनों एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों। ठीक है, हेंस वी हैव द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट लाइक द क्राउन इन पार्लियामेंट इन ब्रिटेन। ठीक है, द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड lays stress on the separation of legislative and executive organs. Hence, the American president is not regarded as a constituent part of the Congress. अब जो क्या है इसमें लिखा है,
प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो, उसमें क्या होता है, सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, तो वह उसमें पार्शियलिटी की संभावना ज़्यादा रहती है, मतलब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन देख लीजिए, कॉम्पोजिशन ऑफ टू हाउसेस, कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, सबसे पहले अपर हाउस जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज फिक्स्ड at 250, out of which 238 are to be representatives of the states and the UTs elected indirectly and 12 are nominated by the president, ठीक है। 250 फिक्स्ड है, जिसमें से 238 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट्स के, उसके बाद जो बचते हैं वो उसमें यूनियन टेरिटरीज के होते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज इलेक्टेड इनडायरेक्टली और 12 को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के 250 होते हैं, 238 तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसके बाद के नॉमिनेट किए जाते हैं और 12 नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और इलेक्टेड किए जाते हैं यूटी से। एट प्रेजेंट द राज्यसभा हैज़ 245 मेंबर्स, ऑफ दीज 229 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स, 4 मेंबर रिप्रेजेंट द यूटीज एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए, the fourth schedule of the constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and UTs। ये भी याद रखना, मैंने कहा ना सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं इसके, सारे पार्लियामेंट के, ठीक है। क्योंकि पार्लियामेंट है भाई, इंडियन पॉलिटी इसी पे बेस्ड है पूरी, संसद पे ही, ठीक है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस बुक का ये। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स, the representative of state in Rajya Sabha are elected by the elected members of state legislative assembly, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट कैसे होता है ये, इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब जितनी स्टेट लेजिस्लेटिव यानी एमएलए होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एमएलए के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा, जैसा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा, जैसा मैंने कि प्रेसिडेंट जब इलेक्शन का प्रोसीजर पढ़ाया था तो उसमें पूरा डिटेल में समझाया था, आप जाके देख सकते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, ये सब मैंने उसमें डिटेल में पढ़ाया। तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके प्रेसिडेंट वाले में देख सकते हैं कि इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जाके आप देख सकते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा क्लियरली, ठीक है। The seats are allotted to the states in Rajya Sabha on the basis of population. Hence, the number of representatives varies from state to state. For example, Uttar Pradesh has 31 members while Tripura has 1 member only. However, in USA, all states are given equal representation in the Senate, irrespective of their population. USA has 50 states and Senate has 100 members, 2 from each state. ठीक है। Representation of UTs. The representatives of each UTs in the Rajya Sabha are indirectly elected by members of an electoral college, especially constituted for the purpose. This election is also held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. Out of the 7 UTs, but currently 8 UTs हैं, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। ये थोड़ा पुराना एडिशन है तो इसमें चेंज कर लेना आप लोग। मैं बता रहा हूँ कि अब इस समय तो आप लोग जानते हैं कि 82 हैं और 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। क्योंकि वो लद्दाख और दमनदीप मिलके दो एक हो गई ना, तो उसी का लद्दाख को स्टेट बना दिया। ओनली 2 दिल्ली एंड पौंडीचेरी हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। लेकिन जितनी यूटीज़ हैं, जितनी भी यूटीज़ हैं कॉमन सी बात करें, उनमें से केवल दिल्ली और पौंडीचेरी को राज्यसभा में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ द अदर 5 बात करें, अदर 3 यूटीज़ आर टू स्मॉल टू हैव एनी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा, ठीक है। इनके कंपेरिजन में बाकी सब छोटी हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स, द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा फ्रॉम पीपल हु हैव स्पेशल नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस एक्सेट्रा। द रेशनल बिहाइंड दिस प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनेशन इज टू प्रोवाइड एमिनेंट पर्सन अ प्लेस इन राज्यसभा without going through the process of election. It should be noted here that the American Senate has no nominated members, ठीक है। ये भी याद करते जाना कि यूएसए में क्या है, उसके कंपेरिजन करते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा की कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज फिक्स्ड एट 552, ठीक है। आउट ऑफ दिस 530 मेंबर्स आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स, 20 members are to be
representatives of UTs and 2 members are to be nominated by the president from the Anglo-Indian community. At present, the Lok Sabha has 545 members. Of these, 530 members represent the state and 13 members of represents the union territories and 2 Anglo-Indian members are nominated by president. ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देख लीजिए डिटेल में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट इन लोक सभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स and the election is based on the principle of universal franchise. Every Indian citizen who is above 18 years of age and who is not disqualified under the provision of constitution or any law is eligible to vote at such election. The voting age was reduced from 21 to 18 years by 61st Constitutional Amendment Act 1988. ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, सारे अमेंडमेंट में पढ़ा चुका हूँ। मेरी पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि मैंने सारे अमेंडमेंट 1 से लेके 100 तक सारे अमेंडमेंट पढ़ाए हैं, डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप अगर डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं सारे अमेंडमेंट तो आप जाके उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अमेंडमेंट के थ्रू जो वोटिंग एज थी वो कम 21 से घटा के 18 कर दी गई थी। तो आप कह सकते हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1988 में आया था उसके थ्रू एज को 21 से 18 कर दिया गया था, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू इलेक्शन होता है लोकसभा का, ठीक है, और उसके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, मेंबर्स उसके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूटीज इन लोकसभा। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड द यूटीज Direct Election to the House of the People Act 1965 by which the members of Lok Sabha from the UTs are also chosen by direct election, ठीक है। Nominated members, the president can nominate 2 members from the Anglo-Indian community if the community is not adequately represented in the Lok Sabha. Originally this provision was to operate till 1960 but has been extended till 2020 by the 95th Amendment Act 2009। ये देखो आ गया, ये भी मैंने सब पढ़ा है, सारे अमेंडमेंट मैंने डिस्कस किए हैं, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ इलेक्शंस टू लोकसभा। अब लोकसभा में इलेक्शन का क्या सिस्टम है, इलेक्शन कैसे होते हैं, तो देख लीजिए। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, जिस एरिया में इलेक्शन हो उस एरिया को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शन टू द लोकसभा ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी की बेसिक लाइंस हैं जो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो 9th की एनसीईआरटी पॉलिटी की आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है, 9th 10th की। तो इन दिस रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द फॉलोइंग 2 प्रोविजंस। अब इस रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 प्रोविजन बनाए हैं। ईच स्टेट इज अलॉटेड अ नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इन सच अ मैनर दैट द रेशियो बिटवीन दैट नंबर एंड इट्स पॉपुलेशन इज सेम फॉर ऑल स्टेट्स, ठीक है। This provision does not apply to a state having a population of less than 6 million। अब जिस स्टेट की पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है, यानी कि 60 लाख, 1 million इक्वल टू 10 लाख, तो अगर जिस स्टेट की पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है तो वहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर जिस स्टेट की पॉपुलेशन 6 मिलियन से ज़्यादा है तो वहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा। क्या फार्मूला अप्लाई होगा कि नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड इन लोकसभा सच द रेशियो बिटवीन द नंबर, जितनी सीट अलॉटेड की गई है वो और उसकी पॉपुलेशन का रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। इट्स पॉपुलेशन इज सेम फॉर ऑल स्टेट्स, ठीक है। अब जो ये रेशियो है ये सभी स्टेट के लिए सेम होगा, और सभी स्टेटों में कौन से स्टेट आएंगे जिनकी पॉपुलेशन 60 मिलियन से ज़्यादा होगी, ठीक है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सच अ मैनर दैट द रेशियो, अब इस तरह से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती हैं, कैसे, द रेशियो द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट अलॉटेड टू इट्स द सेम थ्रू आउट द स्टेट। अब पूरी स्टेट में जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है और नंबर ऑफ सीट्स हैं उसका रेशियो सेम होना चाहिए सारी स्टेट में, ठीक है। In brief, the Constitution ensures that there is uniformity of representation in 2 respects: A, between the different states; B, between the different constituencies in the same state. The expression population means the population as ascertained at the preceding census of which relevant figure have been published. अब जो पिछली जनगणना हुई है लास्ट जैसे, तो वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन का क्राइटेरिया की कितनी पॉपुलेशन है। अब रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, और हर मतलब 10 साल में
After every census, a readjustment is to be made in allocation of seats in the Lok Sabha to states, division of each state into territorial constituency. Parliament is empowered to determine the authority and the manner in which it is to be made. Accordingly, the Parliament has enacted the Delimitation Commission Act in 1952, 1962, 1972 and 2002 for this purpose, यानी कि 4 times. ठीक है. 42nd Amendment Act 1976. डिलिमिटेशन कमीशन मतलब कि पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड द रीएडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज. ठीक है, उसको डिलिमिटेशन कहते हैं. 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1970 फ्रोज द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा to the states and division of each state into territorial constituencies till the year 2000. At 1971 level, this ban on readjustment was extended for another 25 years, that is the up to year 2026, यानी इस साल तक. ठीक है, इस साल तक कोई भी सीट लोकसभा की बढ़ाई या घटाई नहीं जाएगी. ठीक है, उसमें एडजस्टमेंट कुछ नहीं किया जाएगा. ठीक, बाय द 84th अगर बात कहें कि लोकसभा की सीट घटाई बढ़ाई नहीं जाएगी या बात कहें कि कॉन्स्टिट्यूंसी घटाई बढ़ाई नहीं जाएगी, तो बात तो वही है ना, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव निकल के आता है और एक रिप्रेजेंटेटिव्स की एक सीट होती है लोकसभा में. ठीक है, वो एक सीट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, यानी कि अपने एरिया को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, बाय द 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001. अब लोकसभा की अगर बात करें तो एमएलए यानी कि विधायक होते हैं, उनको हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. फिर वो विधायक सारे मिल के एक इस सांसद को सिलेक्ट करते हैं, तो वो सांसद रिप्रेजेंट करता है हमको लोकसभा में. ठीक है, वो हमारी समस्याओं को रखता है लोकसभा में स्पीकर के सामने. उस समय पीएम भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो रूलिंग पार्टी का लीडर इसको कह सकते हैं. By the 84th Amendment Act of 2001 with the same objective of encouraging population limiting measures. ठीक है, ये भी अमेंडमेंट मैंने पढ़ा है. 84th Amendment 2001 also empowered the government to undertake readjustment and rationalization of territorial constituencies in the state on basis of population figure of 1991 census. Later the 87th इसने कहा इस वाले अमेंडमेंट ने कि इसके थ्रू पॉपुलेशन लो 1980 में, लेकिन ये बहुत पुराना हो जाएगा. फिर 87th अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, प्रोवाइडेड फॉर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस नॉट 1991 सेंसस. इसने कहा 2001 से लो. हाउएवर, जबकि दिस कैन बी डन विदाउट अल्टरिंग द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू ईच स्टेट इन द लोकसभा. वही जो मैंने कहा कि बिना सीट को बदले तुम उसका डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी कर सकते हो. ठीक है, डिलिमिटेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूंसीज की एरिया घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो. ठीक है, और डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑन द बेसिस ऑफ 2001. ठीक है, उसका एरिया घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन किसके सेंसस के अकॉर्डिंग? 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन को लेके. ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स 1952 में. ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि डिलिमिटेशन कमीशंस एक्ट कब कब हुए. 1952 में इनेक्टेड किए गए, 1952 में, 62 में, 72 में, यानी कि 10 साल बाद. 52, 62, 72 और 2002. सबसे पहले ये याद कर लो, बस 4 हुए याद कर लो. 52 उसके बाद 10-10 ऐड करते जाओ तो 2000 तक पहुंच जाओगे. सब बस ये याद रखो 1952 में पहला डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया और उसके बाद फिर 10-10 उसमें से ऐड करते जाओ, 10-10 इसमें से ऐड करते जाओ और बस 4 आए हैं. इतना ध्यान रखना कि यहाँ से शुरू हुआ और 4 हुए हैं, तो 10-10 ऐड करते जाओ. तुमको डेट याद करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आ जाएगी सामने. ठीक है, अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या हुआ वो भी देख लीजिएगा. ठीक, अब चलिए बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/STs. Though the Constitution has abandoned the system of communal representation, मतलब कम्युनल जो एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर रखा है. इट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो. पॉपुलेशन के हिसाब से SC/ST को लोकसभा में सीट्स कंपलसरी है. ठीक है, उनका रिजर्वेशन कंपलसरी है. ओरिजिनली दिस रिजर्वेशन वॉज टू ऑपरेट फॉर 10 ईयर्स, केवल 10 साल के लिए रिजर्वेशन है, और जो कि अप टू 1960, मतलब कि 1950 से शुरू हुआ था 1960 तक. बाद में इसका 10 साल करके बढ़ा दिया जाता है. ठीक है, बट इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड कॉन्टिन्यूसली सिंस देन बाई 10 ईयर्स ईच टाइम. और 10 साल बाद ये रिजर्वेशन बढ़ा दिया है, मतलब 1950 से शुरू हुआ और ये 10 साल बढ़ाया जा रहा है. ठीक है, नाउ हर 10 साल बाद ये बढ़ता जाएगा 10 साल. अंडर द 95th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009 दिस रिजर्वेशन इज टू लास्ट अंटिल 2020. अब 95th अमेंडमेंट आ गया, ये 2020 तक लास्ट होगा. ठीक है, दो seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribes. They are elected by all the voters in constituencies
without any separate electorate, a member of scheduled caste and scheduled tribes is also not debarred from contesting a general seat. ठीक है, नॉन रिजर्व सीट. अब द 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 ने क्या किया, प्रोवाइडेड फॉर रीफिक्सिंग ऑफ द रिजर्व सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर्स ऑफ 1991 सेंसस एज अप्लाइड टू रेशनलाइजेशन ऑफ जनरल सीट्स. लेटर बाद में क्या हुआ, 87th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 provided for the refixing of the reserved seats on the basis of 2001 census and not 1991 census. ठीक है, समझ में आया. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नॉट अडॉप्टेड. अब लोकसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटेड अलाउ क्यों नहीं है, इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों अलाउ नहीं है. दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन केस ऑफ राज्यसभा, इट हैज़ नॉट बी प्रिफर्ड द सेम सिस्टम इन द केस ऑफ लोकसभा. इंस्टीड, इसके बजाय, इट हैज़ अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टू द लोकसभा. Under territorial representation, every member of legislature represents a geographical area known as a constituency. ठीक है, ये constituency की definition हो गई, ये भी important है. From each constituency only one representative is elected. ठीक है, one representative is elected. एक constituency से एक, hence such a constituency is known as a single member constituency. ठीक है. In this system, a candidate who secures majority of votes is declared elected. ये होता है पूरा यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के जो इलेक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूंस की, ये उसका पूरा सिस्टम होता है यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, इलेक्टेड हो गया. दिस सिंपल मेजोरिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द होल इलेक्टोरल. इन अदर वर्ड्स, इट डज नॉट सिक्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटी स्मॉल ग्रुप्स. अब ये स्मॉल ग्रुप के लिए सिक्योर नहीं है. ठीक है. The system of proportional representation aims at removing the defect of territorial representation. Under this system, all sections of the society, all sections of the people get the representation in proportion to their numbers. ठीक है, मतलब सारे समाज के सारे लोगों को इसमें अधिकार मिलता है अपना रिप्रेजेंटेशन देने का, मतलब कि उसमें वोट में खड़े होने का. ठीक है, इसके थ्रू. ठीक है, कि वो मैं भी वोट में खड़ा हो सकता हूँ, सबको अधिकार है. ठीक है. इवन द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन गेट इट्स ड्यू शेयर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर. लेकिन स्मॉलेस्ट सेक्शन को कैसे मिल पाएगा ये अधिकार, क्योंकि उनको वोट ही नहीं मिलेगा, वो जीत ही नहीं पाएंगे. देयर आर two kinds of proportional representation, namely single transferable vote system and list system. In India, the first kind is adopted for the election of members to the Rajya Sabha and the state legislative council. मतलब state legislative council मतलब कि क्या, legislative assembly मतलब कि राज्यसभा के जो पार्ट होता है उसको, परिषद, जो काउंसिल, इस काउंसिल है उसको परिषद बोलते हैं. ठीक है. अब फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, ये केवल इन चीज़ों के लिए ट्रांसफर वोट होता है. जो इस किसके लिए होता है, सिंगल ट्रांसफर वोट होता है राज्यसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, फॉर और इलेक्टिंग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है. दो सम मेंबर्स ऑफ constituent assembly had advocated the system of proportional representation for the election of member to the Lok Sabha. The constitution has not adopted the system due to reasons. किस रीजन से अडोप्ट नहीं किया, difficulty for voters to understand the system which is complicated due to low literacy scale in the country. उस समय क्या था और उस समय क्या, अभी भी अगर बात करें तो अभी भी लिटरेसी रेट उतना अच्छा नहीं है कि आम आदमी को अगर कह दो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, उससे इलेक्शन होंगे, तो उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा. ठीक है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है. एक तो रीज़न ये था कि इसको नहीं रखा गया लोकसभा के मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए. दूसरा रीज़न क्या था, अनसूटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट्री government due to tendency of the system to multiply political parties leading to instability in the government. अब बहुत सी पार्टी होने के कारण, इंडिया में बहुत सी पार्टी है, सिंगल पार्टी रूल तो है नहीं, तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो उस वजह से थोड़ी क्या सकते हैं, मेंबर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, कंडक्ट करने में. एडिशनली द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हैज़ द फॉलोइंग डीमेरिट्स. अब जो है इस समय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसकी क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं. इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें खर्चा आ सकता है बजाय इसके जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसके. ठीक है. इट डज नॉट गिव एनी स्कोप फॉर ऑर्गेनाइजिंग बाई इलेक्शंस. ठीक. इट एलिमिनेट्स इंटीमेट
कॉन्टैक्ट बिटवीन वोटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव। अब जो वोटर्स होते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके बीच कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा। और ऐसे अपने जो इलेक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, एमएलए के या एमपीज़ के, तो उसमें क्या होता है, वोटर और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, वो आमने सामने बात कर सकता है। इट प्रमोट्स माइनॉरिटी थिंकिंग एंड ग्रुप इंटरेस्ट, ठीक है। इट इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम एंड डिक्रीज दैट ऑफ वोटर। अभी वोटर को कम करके पार्टी सिस्टम को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस, ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा। द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952 इज अ continuing chamber, that is it is a permanent body and not subject to dissolution, ठीक है। however 1/3 of its member retires every second year। हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। देयर सीट्स आर फिल्ड अप बाई फ्रेश इलेक्शन एंड प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 3rd ईयर, ठीक है। जैसे कि हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, उनकी जगह पे दूसरे मेंबर आते हैं हर तीसरे साल, ठीक है, इलेक्ट हो गए या तो नॉमिनेट हो गए। द रिटायरिंग मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड नॉमिनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। अब इसमें जो रिटायर हुए हैं उनको फिर से इलेक्शन का मौका मिला है, वो फिर से आ सकते हैं इलेक्शन में इलेक्ट होके, और नॉमिनेट होकर भी फिर से आ सकते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लेफ्ट इट टू द पार्लियामेंट। ये सब पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइडेड दैट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा शैल बी 6 ईयर्स। अब 6 ईयर का होगा इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। द एक्ट ऑल्सो एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कर्टेल द टर्म ऑफ मेंबर्स chosen in the first Rajya Sabha. In the first batch, it was decided by lottery as to who should retire. Further, the act also authorized the president to make provision to govern the order of retirement of member of Rajya Sabha, ठीक है। Duration of Lok Sabha. Unlike the Rajya Sabha, the Lok Sabha is not a continuing chamber. Its normal term is 5 years. लोक सभा का टर्म होता है 5 years, ठीक है। From date of its first meeting after the general election, after which it automatically dissolves. However, the president is authorized to dissolve the Lok Sabha at any time even before the completion of the 5 years, and this cannot be challenged in the court of law, ठीक है। Further, the term of Lok Sabha can be extended during the period of national emergency, be a law of parliament, for 1 year at a time, ठीक है, for any length of time. However, this extension cannot continue beyond a period of 6 months. अब जैसे कि ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, ठीक है। बी अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट। नेशनल इमरजेंसी के टाइम जो 5 साल का टाइम होता है वो एक्सटेंड हो सकता है। बी ए लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 year एट ए टाइम। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। जबकि दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीने के बाद तक, आफ्टर द इमरजेंसी हैज़ सीज्ड टू ऑपरेट, ठीक है। आफ्टर द इमरजेंसी हैज़ सीज्ड टू ऑपरेट। अब मतलब 1 साल तक की बढ़ाया जा सकता है, इसका रखा जा सकता है टर्म 1 साल तक की, तो उसको रख सकते हैं अगर इमरजेंसी लग गई है। और इमरजेंसी को मतलब कि नहीं लगी, हटा दी गई, उसके बाद कम से कम 6 महीने तक रह सकता है, उसके बाद नहीं रह सकता है ये टर्म, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे, नए इलेक्शन लोकसभा के, ठीक है। यहाँ आज के लिए इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल मिलते हैं इसी, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो कल मिलते हैं इसी टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें ऐसे ही मोटिवेट करिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे बात करेंगे, आगे के और बहुत अच्छे अच्छे सब टॉपिक है इसमें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।